तो चलो अभी तक की अगर मैं बात करूं तो अपन लोगों ने पढ़ लिया फंजाई किंगडम। फंजाई किंगडम का अपन ने सबसे पहला टाइप पढ़ लिया है और जो सबसे पहला टाइप था उसका नाम था फाइकोमाइसाइट। अब अपन फंजाई किंगडम का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं और जो सेकंड टाइप है फंजाई किंगडम का इसका नाम है एस्कोमाइसाइट्स। तो सभी लोग ध्यान दोगे, अपन लोग एस्कोमाइसाइट्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अपन फंजाई किंगडम का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एस्कोमाइसाइट्स। चलो तो एस्कोमाइसाइट्स की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी एस्कोमाइसाइट्स की कि इनको कॉमनली सैक फंजाई बोला जाता है। इनका कॉमन नेम है सैक फंजाई। इनको एक नाम रख दिया गया है, कॉमन नेम इनका रख दिया है जिसको बोला जाता है सैक फंजाई। अपना भी नाम होता है, जैसे मेरा नाम विनय है, घर पे कुछ और नाम है। सभी लोगों का होता है एक निक नेम या फिर पेट नेम करके रखते हैं। तो उसी तरीके से एस्कोमाइसाइट जो फंजाई का सेकंड टाइप है, इनको कॉमनली इनका एक कॉमन नेम है जिसको बुलाया जाता है सैक फंजाई। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनमें जो मोस्टली जो एस्कोमाइसाइट्स है, ये एस्कोमाइसाइट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली जो एस्कोमाइसाइट्स होते हैं कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। अब दो टर्म तुमको समझ में आना चाहिए, एक शब्द है यूनिसेलुलर और एक शब्द है मल्टी सेलुलर। क्या समझता अपने को इन शब्दों से? तो चलो अपन देखते हैं। यूनिसेलुलर शब्द का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सिर्फ एक सेल हो और एक ही सेल सारा काम कर रहा है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, सारा काम अगर एक सेल कर रहा है, देन दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ है उसको अपन बोलेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर किसे बोलेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो एस्कोमाइसाइट्स में जितने भी एस्कोमाइसाइट्स पाए जाते हैं, मतलब जितने भी एस्कोमाइसाइट्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलियम। इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलियम। चलो तो अपन ने दो पॉइंट देख लिया यहाँ पे एस्कोमाइसाइट के। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इनके ऑर्गेनिज्म में रेयरली कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है। क्या बोल रहा हूं? ध्यान से देखना। मैंने सेकंड पॉइंट बताया कि जो एस्कोमाइसाइट्स नाम के जो फंजाई होते हैं, इनमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, मतलब उनमें एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। और इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन। बट एस्कोमाइसाइट में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी पाए जाते हैं और यहाँ पे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसका एग्जांपल है यीस्ट। इसका एग्जांपल है यीस्ट। और एक यीस्ट है जिसका नाम है सेक्रोमाइसिस। ये सेक्रोमाइसिस नाम का यीस्ट। सभी लोग इधर ध्यान दोगे, सभी लोग देखो। तो मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि एस्कोमाइसाइट में बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होंगे। और अगर मैं बात करूं तो इनमें कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। और वो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे यीस्ट। वो ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा? वो ऑर्गेनिज्म होगा यीस्ट। अब इधर तुम लोग ध्यान दोगे, सभी लोग इधर ध्यान देना तुम लोग। तो यीस्ट के बारे में मैं अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर यीस्ट का नाम लिखा है और ये जो मैंने यीस्ट का नाम लिखा है, इस यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस। क्या नाम है इस यीस्ट का? सेक्रोमाइसिस। ये यीस्ट होता है जो ब्रेड और वाइन बनाने में मदद करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि यीस्ट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड एंड वाइन। और कौन सा यीस्ट? तो उस यीस्ट का नाम है सेक्रोमाइसिस। तो ये ब्रेड और वाइन बनाने में काम आता है। चलो तो अपन ने 3 पॉइंट पढ़ लिए यहाँ पे। अब अपन अगला पॉइंट देखते हैं एस्कोमाइसाइट्स का। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये लोग सेप्रोफाइटिक होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं? सेप्रोफाइटिक होते हैं। या तो ये डीकंपोजर होते हैं, या तो ये क्या होते हैं? डीकंपोजर्स होते हैं, या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, या फिर ये होते हैं पैरासाइटिक, या फिर ये होते हैं कॉप्रोफिलस। चलो सबका मतलब बताता हूँ, क्या क्या लिखा है मैंने सबके बारे में बताता हूँ। कॉप्रोफिलस। चलो तो ध्यान देंगे सभी लोग। तो मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि जो एस्कोमाइसाइट्स होते हैं या तो ये सेप्रोफाइटिक होंगे। नाउ व्हाट इज सेप्रोफाइटिक? तो सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर डेवलपमेंट या फिर फॉर देयर ग्रोथ। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो अपन इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलो अपन प्लांट पे डिपेंडेंट है अपने ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फूड के लिए। तो उसी तरीके से सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए।
डिकम्पोजर्स वो होते हैं, डिकम्पोजर्स भी वही, डिकम्पोजर्स भी डेड और डिकेइंग मटेरियल पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड लेने के लिए। और अगर मैं बात करूं पैरासाइटिक की, तो पैरासाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है फॉर फूड मटेरियल। और एक नया शब्द तुम लोग को देखने को मिल रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस कौन से ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी ग्रोथ करते हैं, ग्रो ऑन डंग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डंक या फिर डंक या गोबर पे वो जो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ करते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज कॉप्रोफिलस। तो मैंने क्या बोला कि जो एस्कोमाइसाइट होते हैं ये या तो सेप्रोफाइटिक होंगे, या फिर डिकम्पोजर्स होंगे, या फिर पैरासाइटिक होंगे, या फिर कॉप्रोफिलस होंगे। अब ये कॉप्रोफिलस क्या है? तो कॉप्रोफिलस उन ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है जो डंक पे ग्रो करते हैं, मतलब डंक पे ही रहते हैं वो ऑर्गेनिज्म और डंक पे ग्रो करके अपनी डेवलपमेंट करते हैं और ग्रोथ करते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो 5th पॉइंट तक के अपन पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन लोगों में माइसीलियम कैसा पाया जाता है? देखो बार बार माइसीलियम नाम का शब्द आ रहा है। अभी तक के अगर माइसीलियम तुम लोगों को क्लियर नहीं तो फिर से एक बार लास्ट बार बता देता हूं कि अगर ये फंजाई है तो फंजाई के पास एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या बोला जाता है? हाइफे बोला जाता है। और ये हाइफे क्या करता है? तो ये हाइफे उनको लोकोमोशन या फिर मूवमेंट में मदद करता है। अब अगर हाइफे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब बहुत सारे यहाँ पे हाइफे प्रेजेंट है, तब इन हाइफे को मिला के क्या बोला जाता है? तब इन हाइफे को मिला के माइसीलियम बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एस्कोमाइसाइट्स की, तो एस्कोमाइसाइट्स में जो माइसीलियम होते हैं ये होते हैं सेप्टेट माइसीलियम होती है और ब्रांच्ड होती है। अब अपन समझते हैं सेप्टेट और ब्रांच का मतलब क्या है। तो सेप्टेट और ब्रांच का मतलब है कि ये फंजाई है और इनकी जो माइसीलियम है ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये कंटिन्यूअस मैनर में नहीं है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में। और मैंने लिखा है ब्रांच का मतलब है इनमें ब्रांचिंग होंगी, ऐसी ब्रांचिंग प्रेजेंट है इसमें। अगर ये देखो जैसे ये माइसीलियम है, ये अगर एक नॉर्मल मैंने सीधा हाइफे बनाया, ब्रांच हाइफे किसको बोलेंगे? जिसमें एक ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ, तो इसको मैं ब्रांच हाइफे बोलूंगा। तो यहाँ पे माइसीलियम जो पाया जाता है एस्कोमाइसाइट में, ये सेप्टेट होता है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होता है। और ये कैसे होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं। इनमें क्या प्रेजेंट रहता है? ब्रांचेस प्रेजेंट रहते हैं। अब बात आती है कि एस्कोमाइसाइट्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो ये लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ध्यान दोगे सभी लोग। ये लोग क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं तब ये यहाँ पे क्या करते हैं? कुछ स्पोर्स बनाते हैं। क्या करते हैं? स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो स्पोर बनाते हैं इस स्पोर को बोला जाता है कोनिडिया। ये जो स्पोर बनाते हैं स्पोर को क्या बोला जाता है? कोनिडिया बोला जाता है। ये जो कोनिडिया है ये एक्सोजीनसली बनता है, एक्सोजीनसली फॉर्म होता है फ्रूटिंग बॉडी में। और ये जिस फ्रूटिंग बॉडी में बनता है, ध्यान दोगे सभी लोग, इधर ध्यान दोगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान देना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया तुम लोगों को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि एस्कोमाइसाइट जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो ये क्या करते हैं? ये पर्टिकुलरली कुछ स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे ये जो स्पोर बनाते हैं, स्पोर को क्या बोला जाता है? इस स्पोर को बोला जाता है कोनिडिया। अब ये जो कोनिडिया होता है ये किस तरीके से बनता है? ये बनता है एक्सोजिनसली। ये कैसे बनता है? ये एक्सोजिनसली बनता है। मतलब देखो मैंने कल तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने बताया था स्पोर्स 2 तरीके से बन सकते हैं। एक स्पोर्स बन सकते हैं एंडोजिनसली और एक स्पोर्स बन सकते हैं एक्सोजिनसली। एंडोजिनसली का मतलब क्या है कि अगर स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बन रहे हैं तब इस कंडीशन को बोलते हैं अपन कि यहाँ पे स्पोर्स एंडोजिनसली बन रहे हैं। और एक्सोजिनसली मतलब क्या कि अगर स्पोर्स फ्रूटिंग बॉडी के सरफेस पे या फिर फ्रूटिंग बॉडी के बाहर बन रहे तब इस कंडीशन को बोला जाता है कि ये जो स्पोर्स बन रहे वो एक्सोजिनसली बन रहे। तो यहाँ पे ये जो स्पोर बना है इसका नाम है कोनिडिया और ये बना है एक्सोजिनसली। ये जो स्पोर है कोनिडिया ये बना हुआ है इनके माइसीलियम पे, एक पर्टिकुलर हाइफे पे, सॉरी ये एक पर्टिकुलर माइसीलियम पे बना हुआ है। और जिस माइसीलियम पे ये बना हुआ है उस माइसीलियम का नाम है कोनिडियोफोर्स। चलो ध्यान देंगे मैंने क्या बताया, फिर से ये वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं कि मैंने ये बताया कि जब एस्कोमाइसाइट्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते थे क्या करेंगे? स्पोर्स बनाएंगे। ये जो स्पोर्स बनाएंगे उस स्पोर का नाम क्या रहेगा? कोनिडिया नाम रहेगा। अब ये जो कोनिडिया रहेगा ये किस तरीके से बनेगा? ये बनेगा एक्सोजिनसली। किस तरीके से बनेगा? एक्सोजिनसली।
बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग को याद रखना है, एक्सोजीनियसली मतलब ये अगर कोई फ्रूटिंग बॉडी है तो उसके सरफेस पे बना तो उसको एक्सोजीनियसली बोलेंगे। बट यहाँ पे पता है तुम लोग को क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि ये जो एक्सोजीनियसली स्पोर बने जिनको अपन कोनिडिया बोल रहे हैं, ये स्पोर जो है ये माइसीलियम पे बने, और जिस माइसीलियम पे ये बने हैं उन माइसीलियम को बोला जाता है कोनिडियोफोर्स। तो ये हो गया इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब अपन देखते हैं, ये अपन ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब मैं बात करूं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ध्यान देना सभी लोग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये क्या करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये गमेट्स बनाते हैं, गमेट्स बनाते हैं या स्पोर्स बनाते हैं, और वो जो गमेट होता है या स्पोर होता है उसको बोला जाता है एस्कोस्पोर। क्या बोला जाता है उसको, एस्कोस्पोर। तो तुम लोग ध्यान दो, देखो ध्यान दो, तो अपन लोग पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसाइट। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोल दिया कि इन लोगों ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद गमेट बनाया या स्पोर बनाया उसको क्या बोल दिया इन लोगों ने, एस्कोस्पोर बोल दिया। चलो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त जो ये गमेट बनाएंगे या जो ये स्पोर बनाएंगे उसको क्या बोला जाता है, एस्कोस्पोर बोला जाता है। और ये जो एस्कोस्पोर है ये बनता है एंडोजीनसली। ये कैसा बनता है, एंडोजीनसली बनता है। ये बनता है एंडोजीनसली, एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनता है, और फ्रूटिंग बॉडी को यहाँ पे बोला जाता है एस्कोकार्प। यहाँ पे जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बोला जाता है एस्कोकार्प। चलो फिर से बात करते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो मैंने क्या बोला, देखो इनिशियली तुम लोग चीजें दिमाग में डाल लो कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये क्या कर सकते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ये कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन है तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग कंडीशन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया इन लोगों ने। अब होता क्या है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब ये करते हैं तो ये क्या करेंगे, ये स्पोर बनाएंगे जिसका नाम है कोनिडिया। ये स्पोर जो बनेगा ये एक्सोजीनियसली बनेगा, मतलब ये सरफेस पे बनेगा। और किसके सरफेस पे बनेगा, ये माइसीलियम के सरफेस पे बनेगा। और यहाँ पे जिस माइसीलियम के सरफेस पे ये बनता है उसको बोला जाता है कोनिडियोफोर। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब मैं अगर बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गमेट बनाते हैं जो स्पोर बनाते हैं उसको बोला जाता है एस्कोस्पोर। क्यों इसको एस्कोस्पोर बोल रहे हैं, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं एस्कोमाइसाइट। एस्कोमाइसाइट जो स्पोर बनाएंगे इसको अपन क्या बोलेंगे, एस्कोस्पोर बोलेंगे। और ये जो एस्कोस्पोर है ये बनते हैं एंडोजीनसली, मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बनते हैं। और यहाँ पे इनके फ्रूटिंग बॉडी का नाम है एस्कोकार्प। तो ये हो गया इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब लास्ट में अगर मैं बात करूं इनके एग्जांपल्स की, तो इनके जो एग्जांपल्स है इनका नाम है, इसका फर्स्ट एग्जांपल है एस्परगिलस। इसका फर्स्ट एग्जांपल है एस्परगिलस, इसका एक एग्जांपल है एस्परगिलस। अगला इसका एग्जांपल है कैल्विकेट्स, कैल्विकेट्स। और एक एग्जांपल है इसका न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा। चलो तो ध्यान दोगे तुम लोग सभी लोग। तो यहाँ पे अपन ने फंजाई का अगला टाइप कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है एस्कोमाइसाइट। तो यहाँ पे एस्कोमाइसाइट का सबसे पहले अपन ने हैबिटेट देखा, इनका फूड वाला फूड कंजम्पशन कैसा है वो देखा अपन ने। फिर इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनाते कोनिडिया जो एक्सोजीनियसली बनता है माइसीलियम पे। और फिर इसके बाद अपन ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, और लास्ट में इसके एग्जांपल्स। तो इसके एग्जांपल्स जो है, एक एग्जांपल है जिसका नाम है एस्परगिलस, एक एग्जांपल है जिसका नाम है कैल्विकेट्स, और एक एग्जांपल है न्यूरोस्पोरा। तो ये तीन एग्जांपल है पर्टिकुलरली एस्कोमाइसाइट्स के। तो अब अपन फंजाई का अगला टाइप पढ़ रहे हैं, और ये जो अगला टाइप है इसका नाम है बेसिडियोमाइसाइट्स। तो अब अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं बेसिडियोमाइसाइट्स। चलो तो ध्यान देना सभी लोग, ये बेसिडियोमाइसाइट्स क्या है, तो इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू करते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल है मशरूम। इसका फर्स्ट एग्जांपल है मशरूम जिसको अपन खाते भी है। तो मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ बेसिडियोमाइसाइट। मशरूम एक ऐसा फंजाई है जिसको अपन क्या करते हैं, खाते भी है। तो ये एक एडिबल फंजाई है, इसको इंसान खाते भी है। चलो पहला पॉइंट देख लिया अपन ने। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं, और ट्रीज में पाए जाते हैं, ट्रीज ट्रंक्स में, ट्री के ट्रंक्स में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं इनके माइसीलियम की, तो इनका माइसीलियम जो होता है ये ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है। माइसीलियम जो होता है ये कैसा होता है, ये होता है ब्रांच्ड एंड सेप्टेड। सेप्टेड मतलब क्या, तो सेप्टेड का मतलब है यहाँ पे कि ये जो है कंटिन्यूअस हाइफे नहीं होंगे। कैसे हाइफे होंगे, डिसकंटिन्यूअस हाइफे होंगे। तो तीन प्रॉपर्टी देखिए कि बेसिडियोमाइसाइट्स का एक एग्जांपल है जिसका नाम है मशरूम। मशरूम कैसा है, तो मशरूम को मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या है, ये एक एडिबल फंजाई है। एडिबल फंजाई मतलब ये एक ऐसा फंजाई है जिसको अपन खा सकते हैं। सेकंड पॉइंट, ये मिट्टी में पाए जाते हैं, ट्री के ट्रंक पे पाए जाते हैं, ट्रंक्स पे पाए जाते हैं। फिर इनके बाद जो इनका माइसीलियम होता है, ये जो माइसीलियम होता है ये होता है ब्रांच्ड और सेप्टेड, मतलब
अगर ये फंजाई है और ये उसका माइसीलियम है तो इस तरीके से माइसीलियम होगा, ब्रांच दूंगा ये, और कैसा होगा, सेप्टेट होगा। चलो तो ये अपन ने 3 पॉइंट देख लिया है। अब अपन इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है ये अगला पॉइंट देखते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में अगर बात करूं मैं, तो ये असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनाते। तो ये अगला पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपन देख देंगे। दे डू नॉट फॉर्म असेक्सुअल स्पोर्स, दे डू नॉट फॉर्म asexual, they do not form asexual spores। ये asexual spores नहीं बनाते हैं। और पर्टिकुलरली अब नेक्स्ट पॉइंट अगर अपन देखें तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में से ये पर्टिकुलरली शो करते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये क्या शो करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता, क्योंकि ये असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना सकते। तो ये एक पॉइंट मिल गया मेरे को कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते। बट ये ऑर्गेनिज्म जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी पर्टिकुलरली क्या करते हैं ये, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी ये पर्टिकुलरली क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं। अब होता क्या है, तो इधर ध्यान दोगे तुम लोग। अब इन ऑर्गेनिजम्स की बात करूं मैं, तो देखो अपन ने पढ़ा था कि फंजाई में 3 तरीके का रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखी जाएगी। या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसाइट, ये बेसिडियोमाइसाइट क्या करता है, तो ये बेसिडियोमाइसाइट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को शो करता है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पर्टिकुलरली शो करता है फ्रेगमेंटेशन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता। क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो नहीं करता, क्योंकि ये असेक्सुअल स्पोर्स नहीं बना सकता है। और एक और चीज तुम लोगों को बताता हूं, ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है बेसिडियोमाइसाइट, इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो मैं क्या लिख दूंगा, मैं लिख दूंगा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसीलिए बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इनके पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। देखो अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहेगा तो वो गमेट नहीं बना पाएंगे, और अगर गमेट नहीं बनेंगे तो क्या होगा, ये असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। अब एक चीज तुम लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनना तुम लोग, सभी लोग ध्यान से सुनोगे और ध्यान से समझोगे। देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पोर्स नहीं बना रहे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर पा रहे। क्यों कर पा रहे, क्योंकि फ्रेगमेंटेशन कर पा रहे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट है कि इन लोगों के पास सेक्स ऑर्गन क्या है, एब्सेंट है। अब अगर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो ये क्या कर पाएंगे, गमेट नहीं बना पाएंगे। और अगर ऑर्गेनिज्म गमेट नहीं बना पाएंगे तो वो क्या कर पाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। बट फिर भी ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। अब ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं वो बताता हूं। तो इन लोगों के पास पाए जाते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल पाए जाते हैं, या फिर वेजिटेटिव सेल को बोला जाता है सोमैटिक सेल। चलो अब तुम लोगों को मैं बताता हूं व्हाट इज वेजिटेटिव सेल और व्हाट इज सोमैटिक सेल। तो चलो सभी लोग ध्यान दोगे और समझोगे तुम लोग। तो देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, इंसानों की बात करूं, तो मेरे पास सेक्स सेल कौन सा है, स्पर्म हो गया, मेल्स में सेक्स सेल, और फीमेल में सेक्स सेल्स क्या हो जाएंगे, एग्स हो जाएंगे। तो इंसानों की बात करूं मैं तो स्पर्म हो गया सेक्स सेल्स, और मेल्स की बात करूं तो स्पर्म हो गया सेक्स सेल्स, और फीमेल्स की बात करूं तो एग हो गया सेक्स सेल्स। बट बाकी के सेल्स जैसे मेरे स्किन का सेल हो गया, हेयर का सेल हो गया, मेरे किडनी का सेल हो गया, लंग का सेल हो गया, हार्ट का सेल हो गया, क्या मैं इन सेल्स को सेक्स सेल्स बोलूंगा, क्या मैं इन सेल को सेक्स सेल्स नहीं बोलूंगा। क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये नहीं करते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट। तो अब मैं तुम लोग को डेफिनेशन बताता हूं व्हाट इज सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स की डेफिनेशन है सेल्स अदर देन सेक्स सेल्स। तो अपने बॉडी में वो चाहे इंसान हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर सेक्स सेल्स के अलावा जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उन सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। ये चीज क्लियर हो जाना चाहिए कि सेक्स सेल्स के अलावा जो सेल्स बॉडी में पाए जाते हैं उन सेल्स को क्या बोला जाता है, उन सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। और अगर कोई वो ऑर्गेनिज्म अगर कोई फंजाई है या फिर प्लांट है तो उन सेल्स को अपन वेजिटेटिव सेल्स भी बोला जा सकता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो बेसिडियोमाइसाइट्स है, ये बेसिडियोमाइसाइट्स में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। क्योंकि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो ये सेक्स सेल्स नहीं बना सकते।
अब ये सेक्स सेल्स नहीं बना सकते तो तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, बट ये फिर भी रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे रिप्रोडक्शन करते बताता हूं मैं। तो इन लोगों के बॉडी में पाए जाते हैं सोमैटिक सेल्स। व्हाट इज सोमैटिक सेल्स? तो सेक्स सेल्स को छोड़ के जो सेल्स बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंसानों की बात करें, जैसे मैं मेल की बात करता हूँ तो मेल में सेक्स सेल्स क्या है? स्पर्म। तो स्पर्म हो गया एक सेक्स सेल्स। बाकी स्पर्म को छोड़ के बॉडी में जितने भी सेल्स है वो सारे के सारे सेल्स क्या हो जाएंगे? सोमैटिक सेल्स। तो ये लोग जो है बेसिडियोमाइसाइट्स, ये सोमैटिक सेल्स के हेल्प से क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अकम्प्लिश करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अब अपन देखते हैं कि ये लोग सोमैटिक सेल से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, सोमैटिक सेल से किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो अपन देखेंगे। चलो इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा इतना मिटा देता हूँ और फिर मैं बताता हूँ सोमैटिक सेल से कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो क्या होता है सोमैटिक सेल से रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले फ्यूजन होता है दो सोमैटिक सेल्स का। अपन यहाँ पे देख रहे हैं तो फर्स्ट लिख दिया मैंने, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स भी बोल सकते हो, या फिर सोमैटिक सेल के बदले तुम लोग वेजिटेटिव सेल भी बोल सकते हो, वेजिटेटिव सेल्स। चलो तो सबसे पहली स्टेप क्या होता है? ये मान लो एक सोमैटिक सेल है और ये दूसरा सोमैटिक सेल है, तो सबसे पहले क्या होता है? ये दो सोमैटिक सेल आपस में क्या करते हैं? फ्यूजन करते हैं। तो ये हो गया, ये भी सोमैटिक सेल हो गया, सोमैटिक सेल, और ये भी क्या हो गया? सोमैटिक सेल हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिख दिया? मैंने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल। तो यहाँ पे क्या होता है? दो सोमैटिक सेल पहले आपस में आके फ्यूज होते हैं। तो ये दो सोमैटिक सेल्स आपस में आके फ्यूज हो गए। इसके कारण क्या होगा? इसके कारण डाइकैरियन विल बी फॉर्म, डाइकैरियन विल बी फॉर्म। मैं बोलूंगा कि एक डाइकैरियन बन जाएगा। अब ये डाइकैरियन क्या होता है? ये चीज भी मैंने कल बताया था तुम लोगों को। डाइकैरियन अपन एक ऐसे सेल को बोलते हैं जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो मैं इस सेल को क्या बोल सकता हूँ? डाइकैरियन बोल सकता हूँ। डाई का मतलब दो और कैरियन का मतलब क्या? न्यूक्लियस। तो मैं ये जो सेल बना है इस सेल को मैं बोलूंगा कि ये कैसा सेल है? ये एक डाइकैरियन सेल है। क्यों डाइकैरियन सेल? क्योंकि एक ऐसा सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियस इस सोमैटिक सेल का है और एक न्यूक्लियस इस सोमैटिक सेल का है। तो ये दो न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे पहली स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप हुआ कि दो सोमैटिक सेल्स आपस में आके क्या हो जाएंगे? फ्यूज हो जाएंगे। जब दो सोमैटिक सेल आपस में फ्यूज होंगे तो यहाँ पे डाइकैरियन की फॉर्मेशन होगी। डाइकैरियन के बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप होगा कैरियोगेमी। अगला स्टेप क्या होगा? कैरियोगेमी। मतलब अब ये जो दो न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन करेंगे। तो मैं कैरियोगेमी में लिख सकता हूँ फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा? फिर इसके बाद जाइगोट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। और लास्ट में क्या बन जाएगा? तो जाइगोट फॉर्मेशन बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? तो ये बन गया जाइगोट। दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो गई और अब ये बन गया है, इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या बन गया है? ये बन गया है जाइगोट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन लोगों का जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट को बोला जाता है बेसिडियम। इस जाइगोट को बोला जाता है बेसिडियम। क्या बोलते हैं इस जाइगोट को? बेसिडियम। अब बेसिडियम बन गया। नेक्स्ट स्टेप तुम लोगों को पता है कि ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट क्या करता है? तो ये जाइगोट आगे चल के मियोसिस सेल डिवीजन करता है। ये जाइगोट आगे चल के क्या करता है? मियोसिस सेल डिवीजन करता है। मियोसिस सेल डिवीजन करता है। क्यों मियोसिस सेल डिवीजन करेगा? क्योंकि देखो जाइगोट जो बना है, ये कैसा जाइगोट बना है? ये 2n वाला जाइगोट बना है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये जो जाइगोट बना है, कैसा जाइगोट बना है? ये एक डिप्लॉइड जाइगोट बना है। और जो फंजाई होता है, ये कैसा ऑर्गेनिज्म होता है? ये एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन देखा जाएगा, ये मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और मियोसिस सेल डिवीजन करने के बाद ये क्या करेंगे? तो ये बेसिडियम में एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट रहती है। इस बेसिडियम में, ये जो बेसिडियम बना है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? एक फ्रूटिंग बॉडी रहती है। ये फ्रूटिंग बॉडी जो रहती है, जिसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। इसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडियोकार्प क्या करता है? कुछ स्पोर्स बनाता है। चलो तो फिर से कहानी देखेंगे अपन फिर से। और ये जो स्पोर्स बनते हैं, ये NN नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले या हेट्रॉइड स्पोर बनते हैं और ये स्पोर आगे चल के एक नया बेसिडियोमाइसाइट्स बनाते हैं। फिर से कहानी फिर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे सभी लोग। देखो क्या मैंने बताया? मैंने ये बताया कि इन लोगों के पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। अब क्योंकि इन लोगों के पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, तो दिमाग में अपनी पहली चीज क्या आ जानी चाहिए? पहली चीज तो ये आ जानी चाहिए, यार इन लोगों के पास सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है तो ये लोग गमेट नहीं बना सकते। पहली चीज ये, और गमेट नहीं बना सकते तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। ये चीज आ गई दिमाग में। बट
ये लोग गमिट तो नहीं बना सकते, बट बिना गमिट के भी ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे? तो इन लोगों के जो सोमैटिक सेल रहते हैं, उन सोमैटिक सेल से, या फिर सोमैटिक सेल को वेजिटेटिव सेल बोला जाता है, उन वेजिटेटिव सेल से क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, दो सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं। जब दो सोमैटिक सेल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल्स। सेकंड स्टेप होता है कि यहाँ पे एक डाइकैरियन बन जाता है, ये बन गया डाइकैरियन। क्यों इसको डाइकैरियन बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। डाई का मतलब दो और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ये एक ऐसा सेल है जिसके अंदर दो न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे डाइकैरियन बन गया। डाइकैरियन के बाद जो अगली स्टेप होती है, ये स्टेप होती है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी मतलब क्या, कि अब ये जो दो न्यूक्लियस है, ये दो न्यूक्लियस आपस में क्या कर लेंगे, फ्यूजन कर लेंगे। तो अब दो न्यूक्लियस ने आपस में फ्यूजन कर लिया और अब बन गया यहाँ पे जाइगोट। तो ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट को बुलाया जाता है बेसिडियम। ये बेसिडियम जो होता है, ये डिप्लॉयड होता है। इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये सोमैटिक सेल में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, इसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। जब ये दो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपस में फ्यूज हुए तो ये जो जाइगोट बना, ये कैसा बना, डिप्लॉयड बना। तो इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। मियोसिस सेल डिवीजन होने के बाद ये जो बेसिडियम बना है, इसमें एक फ्रूटिंग बॉडी रहती है जिसको बोला जाता है बेसिडियोकार्प। और ये बेसिडियोकार्प क्या करते हैं, तो ये स्पोर्स बनाते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं। और ये स्पोर्स आगे चल के एक नए फंजाई की फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसके एग्जांपल्स की, तो इधर ध्यान दो, बेसिडियोमाइसाइट्स के एग्जांपल्स है, इधर ध्यान देना तुम लोग। इसके एग्जांपल है एगेरिकस। एगेरिकस, एगेरिकस जो है ये साइंटिफिक नेम है मशरूम का। मशरूम का साइंटिफिक नेम है, तो इसका एक एग्जांपल है एगेरिकस। अगला इसका एग्जांपल है यूस्टिलैगो। यूस्टिलैगो। और इसका एक और एग्जांपल है जिसका नाम है प्यूसिनिया। प्यूसिनिया। तो चलो इधर ध्यान दोगे तुम लोग। तो यहाँ पे अपन ने बेसिडियोमाइसाइट जो कि एक फंजाई का एक टाइप है, इसको पढ़ के अपन ने खत्म कर दिए। इसके तीन एग्जांपल होते हैं। एक होता है एगेरिकस जो साइंटिफिक नेम है मशरूम का, सेकंड है यूस्टिलैगो और थर्ड है प्यूसिनिया। तो यहाँ पे अपन ने तीन डिफरेंट टाइप के फंजाई पढ़ लिए। सबसे पहले पढ़ा था फाइकोमाइसाइट, फिर अपन ने पढ़ा, इसके पहले पढ़ा एस्कोमाइसाइट, और अब अपन ने पढ़ लिया है बेसिडियोमाइसाइट। अब इसके बाद एक लास्ट टाइप का फंजाई बचा हुआ है जिसे बोला जाता है डिटेरोमाइसाइट। तो अपन फोर्थ टाइप का फंजाई पढ़ रहे हैं और इसको बोला जाता है डिटेरोमाइसाइट्स। चलो इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि डिटेरोमाइसाइट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है। सबसे पहली चीज कि जो डिटेरोमाइसाइट है, इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। इसको इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो फंजाई है, ये सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ये फंजाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है, इसीलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोला जाता है। फिर से मैंने क्या बोला कि अपन लोग पढ़ रहे हैं फंजाई का लास्ट टाइप जिसका नाम है डिटेरोमाइसाइट। डिटेरोमाइसाइट नाम के जो फंजाई होते हैं, इन फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई बुलाया जाता है। इसका रीजन ये है बिकॉज दे ओनली शो, only sexual, only asexual or vegetative reproduction of these fungi is known. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये जो फंजाई है डिटेरोमाइसाइट, ये सिर्फ और सिर्फ या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे या तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। और क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए इन लोग को बुलाया जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने देख लिया। अब सेकंड पॉइंट अपन देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी ये रिप्रोडक्शन करेंगे, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन में भी अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे ये जो स्पोर्स बनाएंगे, ये क्या करेंगे, यहाँ पे स्पोर्स बनाएंगे और इस स्पोर्स को बोला जाएगा कोनिडिया। ये जो स्पोर्स बनाएंगे, इस स्पोर्स को बोला जाएगा कोनिडिया। अगला अगर पॉइंट देखूं मैं, तो इसका थर्ड पॉइंट है कि इन लोगों के पास जो माइसीलियम पाया जाएगा, ये माइसीलियम जो होगा, ये कैसा होगा, ये होगा सेप्टेट एंड ब्रांच। ये कैसा होगा, ये होगा सेप्टेट एंड ब्रांच। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर ये फंजाई है तो सेप्टेट मतलब ये क्रिस क्रॉस ऐसा प्रेजेंट रहेंगे, और ब्रांच का मतलब इसमें ब्रांच ऐसे ब्रांचेस प्रेजेंट रहेंगे। चलो, तो इस तरीके की ये फंजाई होंगी। पहली चीज की ये इम्परफेक्ट फंजाई है क्योंकि ये सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। सेकंड चीज कि जब भी ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये एक स्पोर बनाएंगे और इस टाइप के स्पोर को बुलाया जाता है कोनिडिया। अगली चीज कि इन लोगों के पास माइसीलियम प्रेजेंट रहता है, और ये माइसीलियम कैसा होता है, ये माइसीलियम होता है सेप्टेट और ब्रांच। अब अगर इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करूं, तो ये ऑर्गेनिज्म या तो सेप्रोफाइटिक होंगे,
सेप्रोफाइटिक होंगे। इसका मतलब क्या, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहेंगे। या तो ये पैरासाइटिक होंगे, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, या फिर ये लोग डिकम्पोजर्स हो सकते हैं ऑफ लिटर, डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर। अब ये लीटर मतलब क्या है, तो लीटर बोला जाता है, यहाँ लीटर मतलब पानी को जो अपन नापते वो नहीं है, लीटर मतलब यहाँ पे बोला जाता है कूड़ा कचरा को, कूड़ा कचरा जो एकदम कचरा जो घर से वेस्ट कूड़ा कचरा होता है या कचरे वाली जगह होती है उसको बोला जाता है लीटर। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से देखोगे तुम लोग, तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये या तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए, या तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं फूड के लिए। अगर डेड और डिकेइंग पे डिपेंडेंट है तो इसको सेप्रोफाइटिक बोलेंगे, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है तो इनको क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक बोलेंगे। और कई बार तो ये ऑर्गेनिज्म कूड़े का कचरे में भी, जहां पे लिटर या फिर कूड़ा कचरा पाया जाता है वहां पे पाए जाते हैं। और ये पर्टिकुलरली पता है क्या करते हैं, ये पर्टिकुलरली मिनरल्स रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं, मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं। अब कैसे मिनरल रिसाइक्लिंग में हेल्प करते हैं तो मैं बताता हूं। पता है जो डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स पता है क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको जब ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मिनरल्स जो है वो जो कचरे में, कूड़े कचरे में जो मिनरल रहेगा वो मिनरल किस में आ जाएगा, अब सॉइल में आ जाएगा, और सॉइल में वापस मिनरल आ गया। जब ये डिकम्पोज करेंगे तो सॉइल में मिनरल आ जाएगा, इसका मतलब क्या, वो जो सॉइल है वो मिनरल रिच बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है जो तुम लोग याद रखोगे कि ये लोग सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, या तो फिर ये कूड़े कचरे पे एज ए डिकम्पोजर भी हो सकते हैं। अब लास्ट में अगर बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की, तो इनके एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखना और समझना। इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो इनका एक एग्जाम्पल है जिसको बोला जाता है अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया नाम का एक एग्जाम्पल है इनका, अल्टरनेरिया नाम का एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जाम्पल है कोलेट्रुटिकम, कोलेट्रिटिकम। और एक एग्जाम्पल है इनका ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। चलो तो यहाँ पे अपन लोगों ने फंजाई का लास्ट टाइप भी पढ़ लिया जिसको बोला जाता है ड्यूटेरोमाइसाइट। इसके तीन एग्जांपल है, एक है अल्टरनेरिया, एक है कोलेट्रिटिकम और एक है ट्राइकोडर्मा। तो ये हो गया अपने फंजाई किंगडम के चार टाइप। फिर से बात करते हैं तो एक अपन ने पढ़ा है, फिर से अपन लिख देते हैं, एक मैंने पढ़ा है फाइकोमाइसाइट, फाइकोमाइसाइट पढ़ा है। फिर एक मैंने पढ़ा है एस्कोमाइसाइट, एस्कोमाइसाइट्स करके मैंने पढ़ा है। और फिर एक मैंने पढ़ा है बेसिडियोमाइसाइट, बेसिडियोमाइसाइट्स। और अभी जाके मैंने पढ़ा ड्यूटेरोमाइसाइट। तो यहाँ पे मैंने फंजाई किंगडम के चार डिफरेंट टाइप्स को पढ़ लिया है। अपन ने चारों डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, क्या वो प्रोड्यूस करते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है, ये सारी चीज देखी अपन ने। और यहाँ पे अपन ने फंजाई किंगडम को खत्म कर दिया है। तो टोटल मैंने तुम लोगों को 3 किंगडम बताया है, ध्यान से सुनना सभी लोग। 3 किंगडम मैंने तुम लोग को पढ़ा है, एक है मोनेरा किंगडम, एक है मोनेरा किंगडम, एक है प्रोटिस्टा किंगडम और एक है फंजाई किंगडम।